नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसमें आपको सभी विषयों के चैप्टर वाइज रिवीजन इसमें कराया जाएगा। अगर चैप्टर पढ़े हो तो आप उसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, और अगर चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा डिलीवर किया जाएगा उसका नोट्स बना सकते हैं, या फिर अपने कोई भी जो हेल्पिंग बुक होगा उसमें से देख करके इसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का विषय इतिहास से रहेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास में इतिहास को जानते कैसे हैं, फिर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि इतिहास है, इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 कालखंड में बांट करके इसको पढ़ा जाता है। एक हो जाएगा प्राक ऐतिहासिक काल, एक आध्यात्मिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एज, आध्य ऐतिहासिक काल को कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और ऐतिहासिक काल को कहेंगे हिस्टोरिकल एज। चलिए अब देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है पुरातत्व, वो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। पुरातत्व मतलब क्या? तो जो भी खनन से जो भी सामग्री प्राप्त होती है, बस उसको देख करके हम लोग उस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा जो भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं आध्य ऐतिहासिक काल। तो वैसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी का स्रोत पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत दोनों है। साहित्यिक स्रोत मतलब क्या? जो भी लिखित स्रोत भी है वो भी मिला है, परंतु जो लिखित स्रोत है उसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़े जाने के कारण जो भी सामग्री पुरातत्व से मिली है हम लोग उसकी पहचान नहीं कर पाए हैं। तो वैसे कालखंड के अंतर्गत जो भी आता है उसे आध्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आध्य ऐतिहासिक काल में किसको हम लोग पढ़ते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, हम लोग इसके आगे डिस्कस भी करेंगे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब किस कालखंड के अंतर्गत आती है? तो ये आध्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आएगा। हम लोगों ने देखा प्राक ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को रखते हैं, और आध्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति को रखा जाता है। फिर एक आता है ऐतिहासिक काल। तो वैसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी का स्रोत पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत दोनों है, और जो साहित्यिक स्रोत है उसको पढ़ लेने की वजह से जो भी पुरातत्व मिले हैं वो सिद्ध हुए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग इतिहास को कितने कालखंड में विभक्त करते हैं और कैसे कैसे पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे साहित्यिक स्रोत की चर्चा की है। तो साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे, जैसे देखेंगे साहित्यिक स्रोत में कुछ होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, और कुछ ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो जाएंगे, और कुछ एक लौकिक धार्मिक, वैसे करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस सेशन में वैसे ही टॉपिक्स लेंगे, या फिर वैसे ही मैं वर्ड्स का यूज करूंगी जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू रहेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करे हुए, बहुत सारा पता ही होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, फिर श्रुति ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक और बात जान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या क्या स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत, एक हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, एक हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे जो विदेशी प्राचीन भारत में जो भी विदेशी यात्री है उन्होंने अपने यात्रा विवरण लिखा, और यात्रा विवरण के दौरान उन्होंने लिखा कि हाँ यहाँ पे हम घूमने गए थे, हमने यहाँ पे इस चीजों को देखा। तो उन सब से रिलेट करके हम लोग जान पाते हैं कि हाँ उस टाइम का काल, मतलब उस टाइम के समाज में कैसा रहा होगा, धर्म वहां पे कौन सा मानने वाले रहे होंगे। तो इन सब से हम लोग की ये जानकारी मिलती है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या पता ही होगा, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसका कारण है क्योंकि जो ऊपर का मैंने जो 3 वेद बताया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी रचना
उत्तर ऋग वैदिक काल में हुई, और जो अथर्ववेद है इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है टाइम का, इसलिए इसे वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं ऋग्वेद से। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उसका ही डिस्कशन करेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये ना कि भारत का, बल्कि अगर पूछा जाए कि सब विश्व का प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद में जो वैदिक देवता थे, देवताओं के पूजन के लिए जो भी मंत्र होता है उन सब का संकलन है इसमें ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। तो ऋग्वेद किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद देवताओं को समर्पित बोल सकते हैं, उसमें मंत्रों की चर्चा वगैरह की गई है। ऋग्वेद में और क्या क्या जानेंगे? तो ये वैदिक संस्कृत हो जाएगी। और इसकी शैली कौन सी है? तो ऋग्वेद पद्य शैली में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है, उसके बाद सूक्त की संख्या 1028 है, मंत्र की संख्या 10,552 है, और ऋचाएं 1,00,000 से भी ज्यादा है। अब ऋग्वेद के मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हम लोगों ने देखा, 1 से लेकर 10 मंडल है। 1 से 10 मंडल है, मतलब 10 मंडल है। उसमें पूछा जाएगा सबसे प्राचीन मंडल, या जिसको वंश मंडल कहते हैं, मतलब सबसे प्राचीन वंश मंडल के नाम से भी इसे ही जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो ये हो जाएगा 2 से 7वें मंडल को हम लोग प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं, ठीक है। और सबसे नया मंडल कौन सा है? तो ये 1ला और 10वां नवीन मंडल है। नया मंडल 1ला और 10वां। अब मंडल से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? तो चलिए पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। 3रे मंडल में ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शूद्रों की चर्चा, जैसे शूद्र जाति जो निम्न जाति जिसे बोलते हैं, शूद्रों की चर्चा सबसे पहले किस मंडल में मिला या किस वेद में मिला? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्रों की चर्चा मिलती है। 9वें मंडल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो 9वें मंडल से याद रखेंगे कि 9वें मंडल में पूछा जाएगा कि सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ये 9वां मंडल हो जाएगा। 8वें मंडल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो वैसा कौन सा मंडल है जिसमें कुछ लिखित, मतलब हस्तलिखित कुछ हाथ से लिखा हुआ कुछ साक्ष्य, तो वो किस मंडल में है? तो ये 8वें मंडल में है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वेद है सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है। इसमें देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। और इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 1875 ऋचाओं की संख्या है। लेकिन 75 ऋचा को छोड़ दे तो बाकी सारे ऋचाओं जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अब यहाँ पे सामवेद है, तो सामवेद को भारतीय संगीत की जन्मस्थली कहा जाता है। मतलब भारतीय संगीत की जन्मस्थली कौन है? तो वो सामवेद हो जाएगा। सामवेद का कुछ उपवेद होंगे, उसके जानने वाले क्या कहते हैं? तो सामवेद के जो जानने वाले को उन्हें उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को जानने वाले को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे भरत मुनि। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, पंचविश, षड्विश और तैतरीय। और सबसे पहले पूछा जाएगा कृष्ण के बारे में जानकारी सबसे पहले किस वेद में मिलती है? तो देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा सबसे पहले सामवेद में ही किया गया है। यहाँ से सफिशियंट है इतना जानना। चलिए नेक्स्ट वेद देखते हैं, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो युद्धों से संबंधित जानकारी यजुर्वेद में मिल जाएगी। जैसे आर्यों का जो यज्ञ हुआ या जो भी युद्ध हुआ, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यजुर्वेद से इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है। और जो यजुर्वेद से और क्या जान सकते हैं? तो यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों शैली में लिखा गया हुआ है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के जानने वाले को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के जानने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू कहा जाता है यजुर्वेद के जानने वाले।
इसका उपवेद कौन है? तो यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। और धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो धनुर्वेद का संबंध विश्वामित्र से हो जाएगा। धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध विश्वामित्र से हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट वेद की चर्चा करते हैं, जो कि है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद भी है और वेद त्रय में नहीं आता है, हम लोगों ने इसको पहले ही देखा था। अथर्ववेद में किसकी चर्चा मिलती है? तो हम लोग देखेंगे कि अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में किसकी चर्चा मिलती है? तो जितने प्रकार के जादू टोना ये सब हैं, इन सब की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। और क्या इससे जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में जैसे ज्योतिष विज्ञान सब जानकारी अथर्ववेद में मिलेगी। अथर्ववेद मन कैसा है कि अथर्ववेद में सबसे पहले यजुर्वेद या विज्ञान शास्त्र वगैरह इन सब की जानकारी सबसे पहले अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद का एक उपवेद है। अथर्ववेद का एक उपवेद है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के जो रचयिता है कौन है? तो ये विश्वकर्मा हो जाएंगे। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें सफिशिएंट है जानने के लिए। और हम लोग इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।